इजराइल अमेरिका ने 40 दिनों तक ईरान के खिलाफ जंग लड़ी, लेकिन अगर जंग के बाद भी हाथ खाली नजर आ रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर अपने दुश्मन पर हमले के लिए झूठे, मनगढ़ंत और फर्जी दावे किए जाएं, तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार किसे माना जाएगा? अगर ईरान जैसे एक छोटे मुल्क पर हमला करने के लिए एक फर्जी और मनगढ़ंत बहाना तलाश किया जाएगा, तो सोचिए अमेरिका और इसराइल जैसे ममालिक के लिए ईरान कितनी बड़ी मजबूरी बन गया है कि उस पर हमले के लिए झूठ का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर सुपर पावर खाली हाथ लौट रहा है तो खुद अमेरिकियों के लिए कितने शर्म की बात है, क्योंकि जिस सुपर पावर अमेरिका ने ढोल मजीरा पीट कर डंका बजाकर ईरान पर हमला किया, लंबी लंबी डीके हाकी, बड़े बड़े प्रवचन सुनाए, उसके बावजूद भी अगर 40 दिनों तक जंग लड़ने के बाद उसे कोई कामयाबी नहीं मिली, तो पूछा जाना चाहिए कि तुम ईरान पर हमला करने के लिए आखिर गए क्यों थे? तुम्हारे हमले का मकसद क्या था और क्या तुमने उस मकसद को हासिल कर लिया है? तो अमेरिका के पास इसका कोई जवाब नहीं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेड। अमेरिका की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अब तक उसके जितने भी सदर थे उन्होंने इसराइल की हां में हां नहीं मिलाई। वो इसराइल की कठपुतली बनने से गुरेज कर रहे थे, लेकिन नेतन्याहू ने जेफरी एप्स्टीन के यार को बहुत ही आसानी से अपने चंगुल में फंसा लिया और ईरान पर हमले के लिए तैयार भी कर लिया। और इसकी पहली झलक जून 2025 में देखने को मिली। फिर 8-9 महीने के बाद दोबारा से अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, पर इस बार की जंग 12 रोज तक नहीं चली बल्कि 40 दिन तक चलती रही। अमेरिका और इसराइल पूरी दुनिया के लिए ईरान को खतरा बताते आ रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि जहां भी कोई जंग होती है वहां सबसे पहले अमेरिका ही हमला करता है और दूसरों को खतरा बताता है, जबकि अमेरिका ही हर जगह हमलावर है। दूसरे देश किसी पर हमला करे या ना करे, लेकिन सबसे पहले अमेरिका ही हमला करने के लिए टपक जाता है। दुनिया के लिए असल खतरा कौन है? असल खतरा तो अमेरिका और इजराइल जैसे देश हैं जो पूरी दुनिया में हर जगह जंग देखना चाहते हैं, ताकि उनके हथियारों का कारोबार चलता रहे, ताकि उनके कत्ल खाने चलते रहे, ताकि उनके काले कारनामे मुसलसल जारी रहें। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हर बयान में हर दूसरे दिन यही कह रहा है कि हमने ईरान की नेवी को खत्म कर दिया, हमने ईरान के एयरफोर्स को खत्म कर दिया, हमने ईरान के नेताओं को मार दिया, ईरान के पास अपने तहफ्फुज़ के लिए कुछ नहीं है, हमने ईरान को बर्बाद कर दिया और ईरानी हमसे डील करने के लिए छटपटा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यह भी उठता है, ईरान से अमेरिका को अब तक समझौता कर लेना चाहिए था। और तो और ईरान अगर इतना ही कमजोर हो चुका है तो तेहरान पर अमेरिका का परचम लहराना चाहिए था। जब ईरान के पास कोई फौज नहीं है, कोई नेवी नहीं है, कोई एयरफोर्स नहीं है, कोई लीडर नहीं है, तो अमेरिका का झंडा लेकर जाओ और ईरान में लहरा दो, कह दो कि सब अब अमेरिका के कंट्रोल में है, पूरा का पूरा ईरान ही अब अमेरिका के हाथ में है। पर साहब, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाकर जेफरी एप्स्टीन का यार न सिर्फ अमेरिकियों को बेवकूफ बना रहा है, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी दास्तान सुनाकर मनोरंजन कर रहा है। बीते 48 घंटे में हॉर्मुज में बार बार घुसने के चक्कर में अमेरिका अपने ही पाव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। हॉर्मुज में घुसने की कोशिश कर रहा है, पर ईरान किसी भी कीमत पर हॉर्मुज के भीतर घुसने नहीं दे रहा और अमेरिका किसी न किसी बहाने ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। थक हार कर ट्रंप ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को बंद कर दिया। दोबारा ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू करने की हिम्मत अमेरिका में नहीं है। अमेरिका का बड़बोल सदर कह रहा है कि हम हॉर्मुज की नाकेबंदी तब तक जारी रखेंगे जब तक कि ईरान के जहाजों को ईरान के ही बंदरगाहों पर नहीं जाने देंगे। हम अपनी फौज को तब तक ईरान के सर पर तैनात रखेंगे जब तक अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील नहीं कर लेता, किसी समझौते पर साइन नहीं कर लेता। पर ईरान कह रहा है कि अगर हथियार दिखाकर हमसे डील करना चाहते हो तो फिर सीज फायर की जरूरत ही क्यों पड़ी? जब जंग लड़ने आए थे तो जंग ही लड़ लो। सीज फायर के नाम पर सीज फायर तोड़कर क्या हासिल करना चाहते हो? इस तरह से तो कोई डील मुमकिन नहीं हो सकती। अब अमेरिका के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामनेई साहब बड़े ही नर्म मिजाज के शख्स थे। वो जंग से दूर रहना ही पसंद करते थे, पर यह भी सच है कि IRGC जैसी एक ताकतवर मिलिट्री फोर्स बनाने का क्रेडिट भी अयातुल्ला सैयद अली खामनेई साहब को जाता है। इन्हीं की देन है कि आज ईरान इतना मजबूती से दुनिया के सुपर पावर देश को धूल चटा रहा है, पर मौजूदा लीडर बातचीत की जबान नहीं जानते। वो फौजी रह चुके हैं और हथियार की जबान जानते हैं और बार बार अमेरिका से हथियार की जबान में बात कर रहे हैं। और यही वजह है कि अमेरिका फिर एपिक फ्यूरी शुरू नहीं कर रहा, वरना हमने तो ऐसे ऐसे भी जोकर देखे हैं जो अपने लोगों को बताते हैं कि हम ही सुपर पावर हैं, हमसे पूछे बिना अमेरिका चाय नहीं पीता, हमसे पूछे बिना चीन कोई डिसीजन नहीं लेता, हमसे पूछे बिना रूस टट्टी पखाना भी नहीं करता। यानी पूरी दुनिया के मालिक हम ही हैं, पर असल में ऐसा कुछ नहीं होता। अमेरिका हर तरह से दूसरों को कंट्रोल करने में यकीन रखता है, पर ईरान पर इसका जोर चल नहीं रहा। इस पूरे पस मंजर को गौर से देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे मुल्क से पंगा ले लिया जो किसी पर हमला नहीं करता, पर अगर
इसने पलटवार करना शुरू कर दिया तो हालत मार मार कर खराब कर देता है। ईरान ने यही काम इजराइल अमेरिका के साथ किया है, दोनों को ही पटक पटक कर मारा है। नेतन्याहू तो प्रोस्टेट कैंसर का बहाना बनाकर गायब हो जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप मुंगेरी लाल के सपने देखता रह गया और अपनी बहादुरी की वीरगाथा सोशल मीडिया पर लिख रहा था। लेकिन अमेरिका कनपटी पर बंदूक रखकर ईरान से डील करना चाहता है, तो वहीं ईरानी नेता कह रहे हैं कि देखो बाबू, हमारे साथ तो ये काम नहीं कर सकते, ये काम दूसरों के साथ भले तुम कर लेना, पर ईरान के साथ तुम ये काम नहीं कर पाओगे। अब ईरान के विदेश मंत्री आरागची ने कहा है कि हर बार जब सालसी डील मेज पर होती है तब अमेरिका मिलिट्री का रास्ता चुनता है। क्या ये दबाव बनाने की सस्ती तरकीब है या कोई दूसरा शख्स फिर से ट्रंप को धोखा देकर नए जाल में फंसा रहा है? वजह चाहे जो भी हो, नतीजा एक ही है, ईरानी कभी दबाव के आगे नहीं झुकते। अब्बास अरागची यही कह रहे हैं कि जब जब कोई ना कोई डील करीब नजर आती है तब अमेरिका हमले करने लगता है। वे डोनाल्ड ट्रंप की दबाव डालने की कोशिश है या फिर कोई और उसे ईरान पर हमले के लिए मजबूर कर रहा है। अब्बास अरागची का इशारा इजराइल और नेतन्याहू की तरफ था। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि अमेरिका अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। अगर एक भी अमेरिका का जंगी जहाज हार्मुज में डूब गया, समंदर में समा गया और इसकी जानकारी दुनिया के सामने आ गई तो अमेरिका की इज्जत का बाजा बन जाएगा। नेतन्याहू का कुछ बिगड़ना नहीं है, वो तो जेलेंस्की की तरह है जो लंबे लंबे प्रवचन देता है, ईरान को धमकी देता है और उसे भी मालूम है कि जब तक वॉशिंगटन का हाथ उसके कंधे पर है तब तक वो दूसरों को धमकी दे सकता है, दूसरों पर हमला कर सकता है, दूसरों को ललकार सकता है। लेकिन अगर 2 मिनट के लिए भी अमेरिका ने इजराइल से नजरें हटा ली तो नेतन्याहू भीगी बिल्ली बन जाएगा। अभी हाल ही में अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि ईरान पर हमला करने के बाद अमेरिका के 16 मिलिट्री ठिकानों को ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई में बुरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया है, जिसको पहले जैसी हालत में लाने के लिए काफी मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी। पर सवाल तो यही है कि ईरान पर हमला करके अमेरिका हासिल क्या करना चाहता था, और अगर ईरान से समझौता करने के लिए ही हमला हो रहा था तो फिर हमला बंद क्यों किया? अमेरिका वालों के साथ दिक्कत यह है कि उनका सदर एक ऐसे शख्स का दोस्त है जो छोटी छोटी मासूम बच्चों का आबरू रेजी करता है, असमत दरी करता था, जिस्म फरोशी का इंटरनेशनल रैकेट चलाता था, जिसका जिक्र अपनी जबान पर लाने में भी शर्म आती है। पर एप्स्टीन का यार अमेरिकियों के सर पर सवार है, जिसे अमेरिका वालों को ही झेलना होगा। अमेरिका का सदर डंका पीटकर ईरान पर हमले के लिए गया था, पर अफसोस ईरान ने ही डंका फाड़कर लंका लगा दी। आज अपनी टूटी हुई नाक लेकर अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करने के लिए बेताब हो रहा है। शायद अभी कायदे से कुटाई होना बाकी है, क्योंकि बड़ी पुरानी कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।